Dear student, welcome in the class of SDD1 or Reinforced Cement Concrete Design for 5th semester Civil Engineering students. डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले 2 लेक्चर में SDD1 के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। SDD1 में हम RCC डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि SDD2 में हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन और टिम्बर स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। RCC स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो RCC के बने हुए हैं, तो उनका डिज़ाइन कैसे करना है, उनका शेप, साइज़ और उनमें डलने वाला रेनफोर्समेंट सरिये कैसे डिसाइड करने हैं, कितना स्टील डलेगा ये कैसे डिसाइड करना है, ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया है हम वो देख लेते हैं, और क्या क्या हम स्टडी करना चाहते हैं उसे भी देख लेते हैं। हमारे इस सब्जेक्ट में हमने RCC में उपयोग होने वाले SI यूनिट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर ली थी। हमने मीनिंग ऑफ RCC भी पढ़ लिया था और हमने ये जान लिया था कि RCC का मतलब है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हमने MT में सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ लिया है। जब हम सामान्य सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ और मटेरियल उपयोग करके प्रबलित कर देते हैं, रेनफोर्स्ड कर देते हैं, तो वो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहलाने लगता है। पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट हम पिछले बार पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि हमारा कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि टेंशन में काफ़ी वीक होता है। टेंशन में वीक होने से जब हमारे कंक्रीट में टेंशन आता है तो क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है। टेंशन में अपने स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए हम ऐसे मटेरियल का उपयोग करते हैं जो कंक्रीट की तरह भंगुर ना हो, बल्कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसमें डक्टिलिटी हो, जिससे हम अपने मटेरियल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हमारा कंपोजिट मटेरियल बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस पर्पस से हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, डक्टिलिटी अच्छी हो। ऐसे मटेरियल हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टील के रॉड, स्टील की मैस या जाली, स्टील के केबल। इसके अलावा हम बांस की खपच्चियाँ उपयोग कर सकते हैं, बैम्बू ट्री के पार्ट यूज कर सकते हैं, या रेजिन स्पेशल मटेरियल है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे सस्ता, सबसे सूटेबल मटेरियल होगा वो हमें चुनना होता है। अगर हम बैम्बू ट्री यूज करते हैं, बांस उपयोग करते हैं, तो उसकी अधिकतम लाइफ कंक्रीट की 10 साल से कम होती है, 10 साल तक होती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। रेजिन टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, तो ये हम स्पेशल केस में उपयोग कर सकते हैं। सबसे सस्ता, सबसे इफिशिएंट मटेरियल हमारा स्टील होता है, तो हम स्टील के रॉड या वायर यूज अलग अलग जगहों पर करते हैं। स्टील के रॉड यूज करने में हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक, स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये एक साथ काम करते हैं, मोनोलिथिक वर्क करते हैं, और इस तरह से हमें स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। दोनों का थर्मल एक्सपांसन कांस्टेंट एक जैसा होता है, इसलिए अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों में प्रसार भी एक जैसा होगा, और इस कारण से इनमें कभी भी स्लिप डेवलप नहीं होती है, क्रीप डेवलप नहीं होती है, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं।
कंक्रीट की ओवरऑल एज बहुत ज़्यादा होती है, 100 साल के आसपास, तो हमारा स्टील भी उसमें प्रिजर्व रहता है और इस तरह से हमारे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से स्टील का उपयोग करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि कौन सा स्टील हम यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से तरह के स्टील मार्केट में अवेलेबल हैं और किस तरह के स्टील का हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट में उपयोग कर सकते हैं, प्रबलन के लिए हम किस तरह के स्टील का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कंक्रीट के डिफरेंट टाइप के कौन कौन से मिक्स होते हैं। अगर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में उपयोग करना है तो कौन सा मिक्स मिनिमम हम उपयोग कर सकते हैं। हमें आईएस कोड के बारे में पढ़ना है। आईएस कोड हमारे ऐसे गाइड हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किसी के स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है। उसमें हमें तमाम नियम, गाइडलाइन, फार्मूले, टेबल्स दिए रहते हैं जिनके आधार पे हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा संविधान है, नियम की पुस्तिका है, तो इसे हमें बार बार देखना पड़ता है। इसके अलावा ये परीक्षा में भी आपको दे दी जाती है, तो परीक्षा में इसे देखना आपको आना चाहिए, इसमें से नियम ढूंढने आने चाहिए। तो इसके लिए हम IS 456-2000 के बारे में डिटेल में देख लेंगे और साथ ही साथ IS 875 जो कि लोडिंग से रिलेटेड कोड है, जो ये बताता है कि बिल्डिंग पे लगने वाले लोड का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम SP 16 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। SP से मतलब है स्पेशल पब्लिकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल पब्लिकेशन होता है। SP 16 में हमें ढेर सारे टेबल्स वगैरह दिए जाते हैं जिनकी सहायता से हम किसी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम SP 16 के बारे में देखेंगे। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कि RCC डिज़ाइन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और उनसे RCC की डिज़ाइन कैसे की जाती है। हालांकि ये टॉपिक हम बहुत ही कम पढ़ेंगे। जब हम पूरी थ्योरी पढ़ चुकेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट हमारा मिक्सचर है जिसमें सीमेंट होगा जो कि बाइंडिंग मटेरियल का वर्क करेगा। कोर्स एग्रीगेट के तौर पे जिसे आप लोग गिट्टी कहते हैं, फिलर्स होंगे, एग्रीगेट होंगे जो बड़ी साइज के होते हैं। अलग अलग पर्पस में हम कोर्स एग्रीगेट अलग अलग साइज के उपयोग करते हैं। फाइन एग्रीगेट के तौर पे सैंड होगी, ये कोर्स एग्रीगेट के बीच का हिस्सा जो खाली जगह बचती है, जो पोर्स बचते हैं, उनको भरने के काम आती है। और सैंड के तौर पे हम रिवर सैंड भी यूज करते हैं और आजकल हम एम सैंड उपयोग करते हैं। एम सैंड का मतलब है कि जिस तरह से कोर्स एग्रीगेट बनते हैं क्रशर में, उसी तरह से पत्थर को बारीक तोड़कर सैंड बनाई जाती है, उसे मशीन्ड सैंड कहते हैं या एम सैंड कहते हैं। देखने में काली होती है और आजकल इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तो हम एम सैंड भी फाइन एग्रीगेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पानी का उपयोग करते हैं। पानी के उपयोग में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जो पानी हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, केवल वही पानी हमें कंक्रीट में उपयोग करना है। पानी के बगैर सीमेंट का हाइड्रेशन शुरू नहीं हो सकता है, पानी के बगैर सीमेंट वर्केबल नहीं हो सकता है। तो इन दोनों पर्पस को ध्यान में रख के हमें पानी की क्वांटिटी देखनी पड़ती है। जितना ज़्यादा हम पानी मिलाते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ती है लेकिन स्ट्रेंथ घटती जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हम बहुत कम पानी मिलाएंगे तो सीमेंट कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगा, उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दोनों के बीच में पानी की क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना होता है, सीमेंट वाटर रेशो को मेंटेन करना होता है। इनके अलावा हम आजकल एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। एडमिक्सचर्स ऐसे मटेरियल हैं जो कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, सुधार देते हैं। जो सबसे
सिंपल सा एडमिक्सचर है जिसके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, टीवी पे हमेशा उसका एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, वो है डॉक्टर फिक्सिट का LW+। इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने टीवी पे बहुत बार देखा होगा। ये वाटर प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से कंक्रीट को जल्दी सेट करना हो तो हम फास्टनर यूज करते हैं जो कि इसकी सेटिंग को फास्ट कर देता है। रिटार्डर यूज करते हैं अगर हमें सीमेंट कंक्रीट की सेटिंग को देर से करना हो। अगर सीमेंट कंक्रीट को हमें वजन में हल्का बनाना है तो हम कुछ ऐसे एडमिक्सचर यूज करते हैं जो कि सीमेंट कंक्रीट में छोटे छोटे से एयर बबल बना देते हैं और हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ मेंटेन रखते हुए डेंसिटी कम हो जाती है। कुछ सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे कम पानी मिलाने पर भी हमारा सीमेंट वर्केबल हो जाता है, उसमें प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी आ जाती है। इस तरह से हम सीमेंट वाटर रेशो मेंटेन रखते हुए भी कम पानी मिला के अपने कंक्रीट को बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगर वाटर कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। इस तरह से हमारे एडमिक्सचर्स यूज होते हैं। इनके बारे में कुछ आप लोग एमटी में पढ़ चुके हैं, कुछ हम आरसीसी के बाद वाले हिस्से में पढ़ेंगे। कंक्रीट क्या है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। आपका वाइवा होगा उसमें भी पूछा जाएगा। ये एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मटेरियल जो अलग अलग दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बना हो, लेकिन वो सभी मटेरियल के कंपोनेंट एक जैसा बिहेव करें। यानी उनमें एक्सपांशन होगा एक जैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एक जैसा होगा, उसमें कोई विकृति आएगी, उसमें कोई स्ट्रेन आएगी तो एक जैसी आएगी। अगर ऐसा हो पाता है तो वो मटेरियल हमारा एक कंपोजिट मटेरियल हो जाता है। तो कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है। हमारे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सारे के सारे बड़े स्ट्रक्चर कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट से ही बनते हैं और इसके ढेर सारे एडवांटेज हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का, यूज में फ्लेक्सिबिलिटी का और इसकी परफॉर्मेंस का। यूज में फ्लेक्सिबिलिटी यानी हम इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर हमारी बीम कर्व्ड है तो हम कर्व बना सकते हैं। अगर हमारा स्लैब राउंड में ढालना है तो किसी भी शेप में, राउंड में या किसी भी शेप में हम अपने स्लैब को ढाल सकते हैं। आमतौर पे हम 13 मीटर से ज्यादा का कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर हमें इससे भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो कंक्रीट से हम बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल लाते हैं और साइट पे ही उसको हम मोल्ड करते हैं, ढालते हैं। तो इसमें हमारी कोई लिमिटेशन नहीं होती और इन्हीं कारणों से कंक्रीट स्टोन स्ट्रक्चर, टिम्बर स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर को अब रिप्लेस करता जा रहा है। ऐसे यूनिट्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। मेन है कि हमारा वेट हमेशा न्यूटन में लिया जाएगा। स्ट्रेस हम न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में पढ़ेंगे या फिर मेगा पास्कल में पढ़ेंगे। फॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि दोनों यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। जैसे किसी कंक्रीट में अगर उसकी परमिसिबल स्ट्रेस 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की हो तो यही 5 मेगा पास्कल भी कहलाएगी। तो आपको दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूनिट एक दूसरे में बड़े आसानी से चेंज हो जाते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा या मेगा पास्कल होगा। तो ये यूनिट्स के बारे में है। एक दो चीज़ें जो आप लोग 6th या 7th से पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार उपयोग होंगी, इन शब्दों का उपयोग मैं बार बार करूंगा तो वो आपको आनी चाहिए, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हुक का नियम पढ़ा है। हुक के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होगा वो नियत होगा, नियतांक होगा और उस कांस्टेंट को हम
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने यंग मॉडुलस के नाम से इसको पढ़ा हो, अब हम उसे यूनिवर्सली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फिक्स है। हम जो स्टील यूज करते हैं उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है। इसी तरह से कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फिक्स है। इसमें FCK का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दो चीज़ों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके बुक में इस तरह से लिखा हो, यानी 5000 के जगह पे 5700 लिखा हो, तो वो गलत है। वो पुराने कोड में था, नए कोड में उसका मॉडिफिकेशन हो गया है। आप अपने बुक में भी इसे मॉडिफाई कर लेंगे। स्ट्रेस आप लोग जानते हैं, प्रतिबल का मतलब इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया या आंतरिक बल जो इकाई क्षेत्रफल पर लग रहे हो। यहाँ पे इंटरनल फोर्स का यूज होता है। हम डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, बल्कि हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि वही हमारे स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेन या विकृति बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को हम स्ट्रेन कहते हैं। इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह लंबाई का ही यूज किया है, यूनिट सेम होंगे ऊपर और नीचे, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। वाइवा में आपसे स्ट्रेन का यूनिट कई बार पूछा जाता है, तो आपको कहना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। हम अपने डिजाइन पर्पस से कंक्रीट के बहुत सारे ग्रेड्स यूज करेंगे। कंक्रीट के ग्रेड का क्या मीनिंग है और मिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंक्रीट के मिक्स दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक डिजाइन्ड मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स यानी हम अंदाजे से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन उपयोग कर लेंगे। हम जनरली इसको ऐसा लिखते हैं, या मिस्त्री लोग भी इसे ऐसा ही बोलते हैं, 1 3 6 का कंक्रीट बनाना है। यानी 1 पार्ट सीमेंट होगा, 3 पार्ट सैंड होगी और 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट होंगे। इसमें कहीं से कहीं तक हमने कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, ये हमने अंदाजे से मिलाना शुरू कर दिया। कहीं कहीं वो कहेंगे 1 2 4, कहीं कहीं 1 1.5 3, कहीं पे 1 1 2। इन प्रोपोर्शंस को कैसे निश्चित किया गया, इसके बारे में कोई रूल नहीं है। ये हम अपने मन से या एक थंब रूल से, एक मोटे नियम से डिसाइड कर लेते हैं। छोटे कामों में, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, घर बनाते हैं, वहां पे हम ऐसे प्रोपोर्शन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तब इस तरह से हम अंदाजे से काम नहीं कर सकते। तब हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल करके देखना होता है, कैलकुलेशन करके देखना होता है, फिर हम ये प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं, ये अनुपात निश्चित करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करके या कैलकुलेशन करके ये अनुपात निश्चित करते हैं तो इस तरह के मिक्स को डिजाइन्ड मिक्स कहते हैं। छोटे पर्पस के लिए डिजाइन मिक्स प्रायः हम नहीं करते, क्योंकि इसमें काम बहुत सारा करना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वहां पे हम नॉमिनल मिक्स यूज कर लेते हैं। कोई भी मेजर स्ट्रक्चर होगा वहां पे हम डिजाइन मिक्स यूज करेंगे। अब कंक्रीट के ग्रेड के बारे में हम बात करते हैं। कंक्रीट के बहुत सारे ग्रेड्स हैं और उन सारे ग्रेड्स को हम एम के साथ कोई अंक लगा के कहते हैं, जैसे M10, M15, M20,
M25, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। M का मतलब बड़ा सिंपल है, मिक्स, यानी हमारा मिक्स किस स्ट्रेंथ का होगा। और इसके साथ में जो लिखा है ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। एमटी में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। हम 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक मोल्ड लेते हैं, उस मोल्ड में कंक्रीट का मिक्स तैयार करके भर देते हैं, 24 घंटे तक उसे सेट होने देते हैं। इसके बाद में हम उसे 28 दिन तक पानी में तराई करते हैं या क्यूरिंग करते हैं। इसके बाद उसको हम तोड़ के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। इस वक्त जो एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी उसे ही हम कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर हम 100 सैंपल यूज करें, 100 सैंपल टेस्ट करें और उसमें से 95% सैंपल जिस वैल्यू से ऊपर के हों वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाती है और इसे कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। अभी आप लोग बहुत डिटेल में ना जाएं तो इसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। तो ये बहुत सारे तरह के कंक्रीट हमारे हो सकते हैं। वाइवा में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि M20 का मतलब क्या होता है। M20 का मतलब है कि ऐसा मिक्स जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए M15 ग्रेड से ऊपर का कंक्रीट ही यूज करेंगे, यानी M5, M10, M15 ये प्लेन कंक्रीट के तौर पे उपयोग किए जा सकते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के तौर पे उपयोग नहीं किए जा सकते। M20 के बाद के सारे कंक्रीट हम सरिये डाल के भी उपयोग कर सकते हैं, रेनफोर्स्ड करके भी उपयोग कर सकते हैं, प्रबलित करके उपयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के कंक्रीट के लिए अलग अलग तरह के परमिसिबल स्ट्रेस, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में थोड़े से बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए इस वक्त ये लास्ट वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। M15 तो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या चारित्रिक सामर्थ्य 15 न्यूटन होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। M20 तो उसके लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। अभी इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। इसी तरह से हम स्टील यूज करते हैं अपने रेनफोर्स्ड कंक्रीट में। तो स्टील के हम 3 अलग अलग टाइप उपयोग करते हैं, 3 अलग अलग ग्रेड उपयोग करते हैं। पहला ग्रेड होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के तौर पे आजकल हम बहुत कम बार्स यूज करते हैं। ये बार प्लेन होते हैं, आप लोगों ने कभी देखा हो। आजकल जो हमारे सरिये होते हैं उन सरियों के ऊपर प्रोजेक्शंस बने रहते हैं, ऊपर कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है, जबकि माइल्ड स्टील के बार बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल से होते हैं। ये आजकल अगर यूज भी होते हैं तो छल्ले बनाने के तौर पे, स्ट्रप्स बनाने के तौर पे ही यूज होते हैं और किसी काम में यूज नहीं होते। दूसरा Fe415 और Fe500, ये आजकल हम उपयोग करते हैं। इन्हें हम टॉर स्टील कहते हैं। एक कंपनी जिसने इसे बनाया था उसने ये नाम दिया था टॉर स्टील, तो उसके नाम पे ही इसे हम टॉर स्टील आजकल कहते हैं। इनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे CTD यानी कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। सिंपल सरिये पहले बनाए जाते थे और उन्हें मशीन में लगा के उनको ट्विस्ट कर दिया जाता था, उन्हें मरोड़ दिया जाता था, तो ऊपर प्रोजेक्शंस दिखाई देने लगते थे और इसे हम CTD कहते थे। HYSD यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ये वो स्टील है जिसकी स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील से काफी ज्यादा होती है। ये Fe415 और Fe500 के लिए उपयोग होता है।
जो तीसरी टर्म हम स्टील के लिए यूज करते हैं उसे टीवी पे आप लोग हमेशा एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, TMT बार, यानी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। इसमें हम स्टील बार का ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए लगभग 300 मीटर लंबा, लगभग 1000 फीट लंबा एक बेड होता है, एक हमारा वो यूनिफॉर्म बेड होता है, जिसमें हम गर्म सरिये लाते हैं और उन्हें कंट्रोल्ड वे में ठंडा करते हैं। इस तरह से ठंडा करने पे सरिये के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि काफी हार्ड होती है और जिसमें कभी जंग नहीं लगती, और सरिये के अंदर एक लेयर बन जाती है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होती है, काफी इलास्टिक होती है, और उस कारण से हमारा स्टील अगर मुड़ता है तो बड़े आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, और उसमें तन्यता बनी रहती है, डक्टिलिटी बनी रहती है, और हमारा स्टील ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तो ये हमारे मेन ग्रेड हैं। ग्रेड हमारे केवल 3 हुए, एक माइल्ड स्टील, एक Fe 415 और Fe 500। इनके मार्केट में नाम काफी अलग अलग हैं, CTD, HYSD और TMT। सभी के फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये अलग अलग तरह के ग्रेड के कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। जैसे माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होती है। Fe 415 की याद करने की जरूरत नहीं है, 415 न्यूटन पर mm² होती है, और Fe 500 की 500 न्यूटन पर mm² होती है। तो ये हमें 2 तो याद करने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनका नाम ही कुछ इस तरह से है। अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिजाइन के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। डिजाइन का मेथड कुछ इस तरह से चुना जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, इकोनॉमिकल रहे, और हमारे स्ट्रक्चर में स्टिफनेस, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें एक साथ ही मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम डिजाइन के मेथड्स के बारे में अगले पीरियड में डिस्कस। ओके बेटे, थैंक यू।